नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट का जो मामला है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, उसका फैसला आना अभी बाकी है। और इस बीच जो मिली तंजीमें हैं वो लगातार उस एक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज एक एहतजाजी सम्मेलन झारखंड के रांची में था और वहां पर बहुत सारे जो मेहमान है पहुंचे। उस फहरिस्त में एक नाम बहुत ही मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी पहुंचे। और उन्होंने जिस तरीके से इस कानून की मुखालफत की और किस लहजे में उन्होंने शेर व शायरी पढ़ करके इसका विरोध किया है, वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस तरीके से वक्फ संशोधन एक्ट एक ऐसा कानून है जो सीधे तौर पर मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यह हुकूमत किस तरीके से मुसलमानों के एक बहुत कहा जाता है पर्सनल मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। आप सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। सलाम करता हूं रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्से से आए हुए तमाम जिंदा दिल साथियों को, जिन्होंने इस बारिश में भी हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर के पूरे मुल्क को एक संदेशा देने का काम किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुक्रिया अदा करूंगा और खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम अदीब साहब का। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपको हाजिर होना है, उनका हुक्म था, हम आपके बीच में हैं। और इस बारिश में भी मुझे एक वक्त तो ऐसा लगा था कि शायद प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया तो पता चला कि जोरों की बारिश है, लेकिन ये रांची है, न यह किसी साजिश से डरता है न बारिश से डरता है। मेरे कानों में तो आज भी वो नारा है चुनाव के दौरान जो यहां से लगता था कि झारखंड झुकेगा नहीं। वो जो नारा था वो अब भी मेरे कानों में है। सलाम है आपको झारखंड वालों। थोड़ी देर आपसे मुखातिब हूं। कभी कैफी आजमी ने कहा था, ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात
आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। एक बिल आया देश की पार्लियामेंट में, और सिर्फ आया ही नहीं, चूंकि ताकत उनके पास थी, संख्या बल उनके पास था, वो बिल पास भी हुआ। वो बिल और उस बिल का मकसद है कि हमारे पुरखों ने जो जमीनें दान की हैं, उन जमीनों को लूट करके नरेंद्र मोदी जी अपने धन्ना सेठ दोस्तों को बेचना चाहते हैं। उस बिल का मकसद यह है, उस बिल का मकसद यह है कि आपकी इबादतगाहें, आपकी खानकाहें, आपकी दरगाहें महफूज न रह जाएं, आप उसी में उलझे रहें। आपने जो अपना जहन पढ़ाई की तरफ लगा दिया है, आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक सिस्टम है जो चाहता है कि आपका जहन उससे हटे और आप अपना सारा जहन इधर लगा दें, ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा ना बन सकें। इस सोच के साथ एक बिल लाया गया। मैं 3 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं 3 साल से मुसलसल देख रहा था, कभी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वक्फ रिपील एक्ट लाया जाता था। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है और वो बिल की शक्ल में आएगी। बिल आया, पास भी हो गया क्योंकि संख्या बल उनके पास था। लेकिन मैं इस मुल्क के विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस मंच पर खड़ा होकर के सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा उनको कि अगर लोकसभा में उस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़ रहे थे, तो उस बिल के खिलाफ में 232 वोट पड़े, जबकि देश की लोकसभा में मुस्लिम सांसद सिर्फ 24 हैं। 200 से ज्यादा इस देश का हिंदू भाई, दलित भाई, ईसाई भाई, सिख भाई अलग ऐलान उस बिल के खिलाफ खड़ा था, और पूरे दिन और पूरी रात चलने वाली पार्लियामेंट में सुबह 3:30 बजे वोटिंग कर रहा था उस बिल के खिलाफ लोकसभा में। यह है इस मुल्क की खूबसूरती, यह है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। मुझे आज भी याद है, हमारे पंजाब का हमारा एक साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजा वड़िंग, उसका भाषण सुनना, सरदार है वो, उसने कितनी असरदार बात कही है। मुझे फख्र है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर, भले ही उसको पामाल करने की कितनी साजिशें की जाएं, लेकिन जब राज्यसभा में अगले दिन यह बिल आया, तो अगर इस बिल की हिमायत में 128 वोट पड़े, तो अपोजिशन के 95 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में ऐसे थे जो इस बिल के खिलाफ खड़े थे। और सुबह के 3 बजे बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी इस बिल के खिलाफ वोट करने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं, इन्हें समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, और आप डरने वाले लोग भी नहीं है। मैं तो अलग ऐलान देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया हूं, और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का, कुरान का सौदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का, कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं यहां खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे तमाम सियासी साथी बैठे हैं,
कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और ये हथियार बदल दिए हैं तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहां उनके एहसास है। मैं इसलिए यहां खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। मैंने जब देश की पार्लियामेंट में अपनी तकरीर शुरू की थी तो उस समय भी मौलाना आजाद से शुरू की थी। मैंने कहा था कि 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जब मौलाना आजाद ने तकरीर की थी और ये कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तो लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार के रख दी थी। और आज उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से सदा देनी पड़ेगी कि ये मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। ये सरकार जो आपकी इबादतगाहों को, आपके कब्रिस्तानों को अपनी जागीर बना लेना चाहती है, दरअसल मुखालफत उस सोच के खिलाफ है। वो जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट इतने खतरनाक हैं कि अगर वो जमीन पर उतर गए और लागू हो गए तो हर शहर में, हर जगह ये सरकार एक अलग तरीके की फिरका परस्ती फैलाना चाहती है। हम लोग उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पे खुद से पिटीशन फाइल किया है। मैं भी पार्लियामेंट में लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पे लड़ रहा हूं, और हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आईन का पास जरूर रखेंगे। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के यह बात कही थी कि आज जो आप कृषि कानून, आज जो आप ये वक्फ का कानून लेकर के आए हैं, इसी ठसक और इसी जिद के साथ आप देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाए थे। और आपने ये कहा था कि हम दूसरे मुल्कों में बसने वाले हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में ला करके उनको नागरिकता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन मैंने उनकी पोल खोलते हुए यह बात कही थी कि पिछले 10 साल में 2000 हिंदू भाई भी आपसे नागरिकता मांगने के लिए नहीं आए। इसके उलट 15 लाख हिंदुस्तानियों ने पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी, दूसरे मुल्कों में जाकर के बस गए। यह अंजाम हुआ है उस कानून का। ऐसे ही कृषि कानून लेकर के आए थे, उसके फायदे गिनवाए थे पूरे मुल्क को उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा, मैं सलाम करूंगा अपने देश के किसानों को कि उन्होंने दिल्ली की सरहद पर आकर के अपने तंबू गाड़ दिए। 700 किसान शहीद हो गए और एक दिन मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को अपने रूंधे गले के साथ देश से कहना पड़ा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। यह अंजाम हुआ उस कानून का। तो आप ये मत समझिए कि देश की पार्लियामेंट में कानून उन्होंने पास कर दिया तो अब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं, देश का आईन आपको ताकत देता है, आपको इजाजत देता है और आपसे कहता है कि अगर कोई कानून अवाम के खिलाफ है तो उस पर बात होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पूरे मुल्क का मुसलमान एहतजाज कर रहा है और ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है।
ये जुल्म सहना नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि इसी जमीन में जो खुददारी बोई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में 1947 में उनका दिया गया भाषण, उनकी तकरीर पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं वहां खड़ा होऊंगा तो मैं दोनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करूं। 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो, फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो, मस्जिद के मिनारे तुमसे उचक उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की ही बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुजदिली एक जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो मत। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये ना कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। समझ लो, तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती है। आओ अहद करो कि यह मुल्क हमारा है। आओ अहद करो कि यह मुल्क हमारा है। हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद में एक उजाला था। ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया कि तुमने भीग जाने के डर से पायजामे ऊपर चढ़ा लिए। वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुद्रों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला। आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है। वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था। ये वो तकरीर है जो 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर मौलाना आजाद ने दी थी। मैं रांची में खड़ा था तो मुझे लगा कि इसे दोहराना जरूरी है। आप डरिए मत। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादतगाहों के खिलाफ, आपकी दर्सगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं। हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्फ की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे।
हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के हुकूक के लिए इस वक्फ में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली ये सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो हैं, ये भी तो पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो इनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्फ में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है, जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। यह कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब, हम समझते हैं। हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है, जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। यह कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब, हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, आवाजें बुलंद बोलिए। इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं जिस पार्टी से आता हूं, उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार बदलेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आप सारे लोगों को कि पहली फुर्सत में जब भी हुकूमत बदलेगी, ये जो भी आईन के खिलाफ जाकर के अमेंडमेंट लाए हैं, इसको एक झटके में फिर उसी संसद के जरिए बदलने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। हम लड़ेंगे, अपनी जमीनों की हिफाजत करेंगे, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करेंगे। कोई हुकूमत, कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और अभी हफीजुल भाई ने तो भरोसा भी दिलाया, यहां के चीफ मिनिस्टर साहब भी, हेमंत सोरेन साहब भी इस चीज को लेकर के संजीदा हैं। तो कम से कम कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, ऐसे कई सूबे हैं जहां भाजपा की नफरत वाली सोच के बरक्स एक नई सेकुलर सोच खड़ी है, जो उनके किसी भी कानून के खिलाफ, जो कानून अवाम के हक में नहीं है, उसको अपने यहां इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने बहुत लंबी तकरीरें सुनी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। बस आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना है कि आप इस बारिश में भी हजारों की तादाद में यहां इकट्ठे हुए हैं।
कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश अगर आपको रोक नहीं पा रहा है तो फिर ये आपका जज्बा ही हमारी ताकत है। ये जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, ये आपके हौसले की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी उम्र जी ली है, लेकिन ये अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, अपने नए नस्ल के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। यहां मौजूद एक एक शख्स हमारे इन बुजुर्गों के हौसले के लिए, इनके लिए दुआ के लिए एक एक हाथ उठा करके ताली बजा करके इनका एहसास दिलाए कि कौम की नई नस्ल आपके साथ खड़ी है। आप पूरे मुल्क में इस आंदोलन की अलख जगा के रखिए, इंकलाब बर्पा करके रखिए। इंशाअल्लाह नई नस्ल आपको जब भी जरूरत होगी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। हम सारे लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने 700 जाने कुर्बान की, लेकिन हुकूमत को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अगर आपके कलेजे की ठंडक के लिए आपको कुर्बानियों की दरकार है, तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं कि उनसे 2 कदम आगे ये इमरान खड़ा मिलेगा। अगर आपको कुर्बानियों की दरकार है तो आप लीजिए। और हमने अभी दिखाया, समाज ने दिखाया कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई, तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। जब पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में नफरतें फैला करके वो हमारी एकजहती को तोड़ने का काम करेगा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी आगे निकल के आई और उसने पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन समाज में क्या था। कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई, तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। जब पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में नफरतें फैला करके वो हमारी एकजहती को तोड़ने का काम करेगा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी आगे निकल के आई और उसने पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। जब पड़ोसी ये सोच रहा था कि हम भारत को कमजोर करने के लिए कौमों में नफरतें फैला देंगे, तो बिहार के छपरा के बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि मैं इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं, और उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जवाब दे दिया उनको जिन्होंने कहा था कि पंचर बनाते हैं लोग। याद है वो जुमला? कहा था ना कि पंचर बनाते हैं लोग, लेकिन इस कौम ने बता दिया, इस समाज ने बता दिया कि नहीं साहब, हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने तो एक शेर कहा उस दौरान की, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी आपको जरूरत पड़ी है हम 2 कदम आगे खड़े मिले, तो हम यहां से खड़े होकर इस सरकार से ये कहना भी चाहते हैं कि इतना जुल्म मत करिए। ये बड़े भोले भाले लोग हैं, खुदा ने इनके हाथों में हुनर दिया है, अपने हाथों के हुनर की बुनियाद पर अपने लिए 2 रोजी और रोटी का जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। इनको कम से कम सुकून से मस्जिदों में इबादत करने दीजिए, खानकाहों में बैठने दीजिए, दर्सगाहों में पढ़ने दीजिए और सुकून से कब्रों में सोने दीजिए। हमारी कब्रों पे बुलडोजर मत चलाइए। हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं और हमें डराइए मत। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।
हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। हुकूमतों को यह बात समझ लेनी चाहिए और वो समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो मुल्क में कुछ बहुत सरप्राइजिंग हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जहन इससे हट जाए। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाम करूंगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जहन नहीं हटने देंगे, हम लगातार लोगों को बेदार करते रहेंगे और बेदार कर रहे हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। मैं आप सबको, अपने बुजुर्गों को भरोसा दिला रहा हूं कि जहां भी जब भी आप सबको जरूरत लगे, यहां हमारे श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रुल्ला साहब बैठे हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब बैठे हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब बैठे हैं, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप आवाज लगाइए। खुदा ने हमें जो भी ताकत दी है उस तमाम ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, जो होगा होगा। ये लड़ाई बहुत जरूरी है और ये लड़ाई बहुत अहम है। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। सुना आपने इमरान प्रतापगढ़ी को किस तरीके से उन्होंने कैफी आजमी के उस अजीम शायर के उस बेहद शानदार नज़म को उन्होंने पढ़ा, बेहद शानदार शेर को पढ़ा और उन्होंने इस बिल की, इस कानून की पुरजोर मुखालफत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से झारखंड की मिट्टी के जो लोग हैं वो न साजिश से डरते हैं न बारिश से डरते हैं। और क्योंकि आज आप जानते हैं कि रांची में मौसम में तब्दीलियां थी, थोड़ी बारिश हुई और इस वजह से भीड़ थोड़ी उस लिहाज से नहीं पहुंच सकी, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से निकले ही थे, निकलने ही वाले थे कि बारिश की वजह से वो नहीं पहुंच सके। लेकिन एक बेहद शानदार और कामयाब सम्मेलन हुआ और इमरान प्रतापगढ़ी ने बेहद शानदार स्पीच दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।